जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वो है तारों की उत्पत्ति और विनाश। आज अपने तारों की बात करेंगे कि तारों की उत्पत्ति कैसे होती है और किस प्रकार से वो नष्ट होते हैं या फिर उनका विनाश होता है। ओरिजिन ऑफ स्टार। अब अपने तारों की बात करें कि तारे क्या है, तो ब्रह्मांड के अंदर ऐसा गैसीय पिंड जिसका खुद का प्रकाश है या फिर दीप्तिमान प्रकाशीय पिंड को तारे के नाम से जाना जाता है। दीप्तिमान यानी कि जिसका अपना प्रकाश होता है, जिसकी अपनी चमक होती है, जिसकी अपनी ऊर्जा होती है, उसे तारे के नाम से जाना जाता है। कुल तारों की बात करें तो एक आकाश गंगा के अंदर लगभग 10 की पावर 11 तारे हैं वो पाए जाते हैं। और अपना जो ब्रह्मांड है उसके अंदर अगर आकाश गंगाओं की संख्या की बात करें तो 10 की पावर 10 आकाश गंगाएं हैं। अब एक आकाश गंगा के अंदर 10 की पावर 11 तारे हैं, तो 10 की पावर 10 आकाश गंगा के अंदर 10 की पावर 22 कोटि तारे हो जाएंगे। अब इतने तारे हैं वो अपनी आकाश गंगाओं के अंदर है, यानी कि इस ब्रह्मांड के अंदर है वो मौजूद है। अब अपने तारों की बात करें इससे पहले यहां पर अपने एक शब्द आया है आकाश गंगा कि आकाश गंगा क्या है, तो अपने इसको समझ लेते हैं। आकाश गंगा क्या है तो अपने कह सकते हैं तारों का समूह है, आकाश गंगा कहलाता है। तारों का समूह है, आकाश गंगा कहलाता है। कई जगह लिखा होता है असंख्य तारों का समूह है, आकाश गंगा कहलाता है। अब वो असंख्य तारे थे, उनका वैसे अपने को अनुमान या अंदाजा है कि वो तारे कितने हैं, 10 की पावर 11 की संख्या के अंदर वो तारे है। अब क्या है आकाश गंगा की अपने अगर बात करें तो तारों का समूह है वो आकाश गंगा कहलाता है। एक आकाश गंगा में 10 की पावर 11 तारे होते हैं। आकाश गंगा को मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है, इसे गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। यानी आकाश गंगा को मंदाकिनी या गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी जो आकाश गंगा है उसका नाम है वो दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे है, जो सर्पिलाकार रूप के अंदर पाई जाती है। अब अगर अपने बात करें आकाश गंगाओं की कि इस ब्रह्मांड के अंदर 10 की पावर 10 की संख्या में आकाश गंगाएं हैं वो मौजूद है। आकाश गंगाएं हैं वो 3 प्रकार की होती है आकार के आधार पर। सर्पिलाकार हो सकती है, अब अंडाकार हो सकती है, या फिर अनियमित आकार वाली हो सकती है। सर्पिलाकार है, अंडाकार है या फिर अनियमित यानी जिसका कोई आकार नहीं है, बहुत सारे आकार के अंदर हो सकती है। सर्पिलाकार आकाश गंगाओं की बात करें तो अपने इस ब्रह्मांड में लगभग जो 80% आकाश गंगाएं हैं वो सर्पिलाकार रूप में पाई जाती है। उसके बाद लगभग 15% है वो अंडाकार रूप में पाई जाती है, और बाकी की जो अनियमितता वाली बत्ती है यानी जिनके अपने अलग अलग आकार है वो पाए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार से आकाश गंगाएं पाई जाती है। सबसे ज्यादा संख्या में है वो सर्पिलाकार आकाश गंगाएं पाई जाती है, और सर्पिलाकार आकाश गंगाएं है वो इन दूसरी आकाश गंगाओं के मुकाबले ज्यादा बड़ी होती है।
दूसरी बात है, अपनी जो आकाश गंगा है जिसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे, यह भी क्या है, सर्पिलाकार आकाश गंगा है वो है। अब अपने आकाश गंगाओं की बात कर ली, अब अपने बात करें कि तारों की, तारे कहां पर होते हैं, आकाश गंगा के अंदर होते हैं। अगर तारों की उत्पत्ति की बात करें तो कोई भी, मान लो ये आकाश गंगा है तो इसके अंदर तारे बनेंगे। अब आकाश गंगा कोई भी है, उसके अंदर जो तारे बनते हैं वो आकाश गंगा के इस बाहरी छोर पर बनते हैं। जैसे जैसे तारे की आयु बढ़ती जाती है वो सेंटर यानी केंद्रीय भाग की ओर है वो आता जाता है। तो अब क्या है कि यहां यानी इसके बाहरी भाग के अंदर है वो तारे बनते हैं। लेकिन किसी भी आकाश गंगा की अगर बात करें तो उस आकाश गंगा को, अभी हमने बात की थी कि तारों का समूह होता है, लेकिन उस आकाश गंगा के अंदर तारों के अलावा निहारिकाएं भी होती है। निहारिकाओं को नेबुला के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर अपने बात करें कि निहारिका है वो क्या है, तो निहारिका क्या है कि गैसों के विशाल बादल को निहारिका या नेबुला के नाम से जाना जाता है। अब निहारिकाओं की बात चल रही है तो आपको बता दें, निहारिकाएं भी दो प्रकार की होती है। एक वो निहारिकाएं जो आकाश गंगा के अंदर होती है, दूसरी वो निहारिकाएं जो आकाश गंगा के बाहर होती है। जो आकाश गंगा के बाहर की निहारिकाएं होती है ये तो आकार में लगभग निहारिका जितनी ही बड़ी होती है, यानी कि आने वाले टाइम के अंदर इससे आकाश गंगाओं का निर्माण हो सकता है। अभी मैंने बताया कि निहारिकाओं से ही तारे बनते हैं, तो यहां पर अगर निहारिका है और आकाश गंगा जितनी बड़ी है यानी इसके अंदर कई तारों का निर्माण हो सकता है और उसी से फिर आकाश गंगा है वो बनेगी। अब अपने बात करें, अपना जो टॉपिक है तारों की उत्पत्ति उसकी बात करें तो तारों की उत्पत्ति है वो किससे होती है, निहारिका से। यानी कि अपने कह सकते हैं तारों का जनक, तारों को पैदा करने वाला जो है वो क्या है, निहारिका है। जैसे अपने पिछली वीडियो में बात की थी कि अपना जो तारा है सूर्य वो किससे बना है, तो वो बना है सौर निहारिका से, यानी ऐसी निहारिका जिसका नाम सौर है, यानी कि सोलर नेबुला से अपना सूर्य है वो बना है। कोई भी सौर मंडल होता है वो निहारिका से ही बनता है। उसका केंद्रीय भाग में तारा बनता है, आसपास का जो उसका किनारे वाला भाग होता है उससे है वो ग्रह और उपग्रह बनते हैं। अब अपने निहारिका की बात करें तो निहारिकाएं क्या है कि आकाश गंगा के बाहरी छोर पर होती है और इसी से तारा बनता है। निहारिकाएं वैसे तो क्या है कि गैस, जलवाष्प और धूल कणों का विशाल बादल होता है। इसकी भी अवस्थाओं में बदलाव होता है। प्राथमिक अवस्था के अंदर इसकी बात करें तो निहारिकाओं के अंदर बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन, फिर हीलियम, इसके अलावा नाइट्रोजन है, नियोन है, कार्बन है, लोहा है, इस प्रकार के तत्व भी मौजूद होते हैं। लेकिन ज्यादा मात्रा हाइड्रोजन की होती है, उसके बाद हीलियम की मात्रा होती है। तो यह गैसों का एक विशाल बादल होता है। इसके अंदर धूल वगैरह के कण भी पाए जाते हैं। अब मान लो कोई भी अपने बात करें कि निहारिकाओं की कर रहे हैं कि मान लिया हमने कि कोई एक निहारिका है, ये निहारिका है। अब इस निहारिका के अंदर गैस भी है, हाइड्रोजन और हीलियम, इसके अलावा धूल के कण भी है। अब धूल के कण है वो इसमें हर तरफ है वो मौजूद है। अब क्या होता है कि
इस निहारिका की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर बदलाव है वो आता रहता है। सर्वप्रथम जो निहारिकाएं बनती है तो उनके अंदर तापमान में और बाद के तापमान में अंतर होता है। प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत जो बल है, वैसे अपने अगर बात करें, हमने बात अभी की थी, बीच में आपको बता देता हूं कि कोई भी आकाश गंगा है वो क्या है, असंख्य तारों का समूह है होता है। अब इसमें असंख्य तारे होते हैं तो यह कोई बाहर की वैसे बाउंड्री नहीं होती, ये सारे बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। बल चार प्रकार के होते हैं। पहला बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो अपने बहुत ज्यादा सुनते हैं। ग्रेविटी फोर्स है, कोई भी पिंड है उसके अपनी पावर होती है जो अपनी ओर आकर्षित करती है, किसी भी वस्तु या पदार्थ को अपनी ओर खींचती है। दूसरा बल चुंबकीय बल होता है। तीसरा बल निर्बल या क्षीण बल होता है और चौथा बल प्रबल बल या दृढ़ बल होता है। चार प्रकार का बल है वो लगातार अपना कार्य करता है, जिसके कारण ये सारे तारे आपस में बंधे होते हैं और निहारिका के ये आकाश गंगा के केंद्रीय भाग के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसको छोड़कर नहीं जाते। इन चारों बलों का ही कारण है कि ये तारे इनसे बंधे हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, निर्बल बल या इसे क्षीण बल के नाम से जाना जाता है, प्रबल बल। इन चारों बलों के कारण ही ये जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार के बल है वो निहारिका के अंदर भी अपना कार्य है वो करते हैं। जब भी कोई तारा बनता है तो उसकी 3-4 अवस्थाएं होती है, स्टेज होती है, उसके बाद में तारा बनता है। क्योंकि निहारिका का स्वरूप है वो लगातार बदलता रहता है। सर्वप्रथम क्या होगा कि निहारिका है उसके अंदर जो धूल वगैरह के कण है, इनमें क्या है कि संघनित या घनीभूत होने की प्रक्रिया चलती है, यानी कि ये पास पास है आना शुरू हो जाते हैं, आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और इसमें केंद्रीय भाग यानी कि क्रोड या कोर का निर्माण है वो शुरू हो जाता है, जिसके अंतर्गत भारी घनत्व वाले पदार्थ है वो बीच में आना शुरू हो जाते हैं। और इस अवस्था के अंतर्गत यह प्रथम अवस्था होती है। इस अवस्था के अंदर जब इस प्रकार से कण आपस में जुड़ते हैं और धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती है तो दूसरी अवस्था के अंदर आदि तारे का निर्माण है वो शुरू हो जाता है। तारे के निर्माण की प्रक्रिया की अगर बात करें तो आदि तारे का निर्माण जब शुरू हो जाता है तो उस अवस्था के अंतर्गत क्या है कि जो अपनी निहारिका है, मतलब तारे की अवस्था समय, इसके अगर तापमान की बात करें आदि तारे के अंदर है तो यह -173 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, यानी तापमान बहुत ही कम होता है। इसके अणु है, इसके जो अंदर पदार्थ है, मेटीरियल है, वो धूल के कण वगैरह है या गैसों के अणु है, ये आपस में टकराना शुरू कर देते हैं, पास पास आते हैं तो उस टाइम में ऊर्जा उत्पन्न शुरू हो जाती है और आदि तारे से तारे का निर्माण अगली प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। अब आदि तारे के अंदर जो तापमान -173 डिग्री सेंटीग्रेड था वह तापमान बढ़कर 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। भाई जो तापमान है आदि तारे के अंदर -173 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी कि तापमान 0 से कम था, वो बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाता है, 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है।
दूसरी बात इसके अंतर्गत कोई भी तारा बनता है तो उसमें मुख्य योगदान हाइड्रोजन और हीलियम गैस का होता है। तारा बनता है तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कल भी अपने जब पिछली वीडियो में हमने जब सूर्य के बारे में बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी तारे के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा कितनी होती है। अलग अलग बुकों के अंदर ये आंकड़ा अलग अलग भी आ जाता है। कई बुकों में 71% है, कईयों में यह 70% दर्शाया हुआ होता है। मान लिया हमने कि 70% हाइड्रोजन है, लगभग 28% है हीलियम है। कई बुकों में यह भी 26.5% दी होती है। अन्य की अगर बात करें तो इसमें नाइट्रोजन है, नियोन है, कार्बन की मात्रा है और फेरियम यानी कि लोहे की मात्रा है, तो यह भी पाई जाती है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, नाइट्रोजन, नियोन है और कार्बन की अगर मात्रा की बात करें तो लगभग 1.5% और फेरियम यानी लोहे की बात करें तो 0.5% की मात्रा में पाया जाता है। तो तारे के निर्माण में इनका बड़ा योगदान होता है। अब क्या है कि जब आदि तारे से तारे के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, इन कणों के आपस में टकराने से तापमान बढ़ता रहता है और यह तापमान लगभग 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है। तो उस टाइम के अंदर क्या होता है कि उस तारे के अंदर हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हाइड्रोजन से हीलियम की प्रक्रिया में क्या होता है, कोई भी तारा होता है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो होता है नाभिकीय संलयन की क्रिया। अब नाभिकीय संलयन की क्रिया में क्या है, हाइड्रोजन के 4 नाभिक जुड़कर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है। हेसबेथ ने बताया था कि 10⁻⁷ डिग्री तापमान पर ही जब हाइड्रोजन के नाभिकों में संलयन होगा और उसी से हीलियम है वो बनेगा। तो इतना इसका तापमान हो जाता है और वह जो निहारिका थी, आदि तारा था, उससे तारा है वो बन जाता है। लोहा है वो ज्यादा घनत्व का होने के कारण केंद्रीय भाग में चला जाता है और चुंबकत्व की भांति है वो कार्य करता है। हाइड्रोजन और हीलियम की प्रक्रिया इसमें चलती रहती है। हाइड्रोजन से हीलियम है वो लगातार बनती रहती है और उसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की सतह के और केंद्रीय भाग के तापमान के अंदर अंतर पाया जाता है। सतह पर तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और केंद्रीय भाग का तापमान लगभग 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है वो पाया जाता है। अब क्या होता है कि जब यह कोई भी तारा है वो परिपूर्ण अवस्था में आ जाता है, तो मान लो ये अपनी आकाश गंगा है, तो वो उस कोने से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन सारे तारे हैं वो आकाश गंगा के केंद्रीय भाग के चारों ओर लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ये मान लो अपना तारा है वो सूर्य है, यह भी अपनी आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसकी दूरी है वो लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष है इस केंद्रीय भाग से और 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाते हुए 25 करोड़ वर्षों में अपना एक चक्कर पूरा करता है। तो बाकी सारे तारे भी आकाश गंगा के केंद्रीय भाग के चारों ओर चक्कर है वो लगा रहे हैं और तारे सारे चक्कर लगा रहे हैं, मतलब आकाश गंगा है वो तारों का समूह है, मतलब आकाश गंगा भी चक्कर लगा रही है, घूम रही है इस ब्रह्मांड के अंदर। अब क्या है कि अपने तारों की उत्पत्ति की बात हो गई। अब क्या है, धीरे धीरे हाइड्रोजन की मात्रा है वो कम होती जाती है और हीलियम की मात्रा बढ़ती जाती है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब अपने अगर तारों की उत्पत्ति की बात करें तो तारों की उत्पत्ति हुए 5 से 6 अरब वर्ष है वो हुए हैं।
अब इस अवस्था के अंदर अगर बात करें किसी भी आकाश गंगा में, तो आकाश गंगा के अंदर तारे लगातार बन भी रहे हैं और तारों का विनाश भी हो रहा है, यानी तारे समाप्त भी हो रहे हैं। केंद्रीय भाग के चारों ओर यह चक्कर लगाता है। तो पहली अवस्था में जब यह बाहर के भाग में बनता है निहारिका से, आज भी नए तारों का निर्माण हो रहा है और आज भी जो पुराने तारे हैं उनकी समाप्ति भी हो रही है। जब निहारिका के अंदर होते हैं तो हाइड्रोजन की मात्रा 90+ होती है। जैसे जैसे यह प्रक्रिया चलती है, तारा है वो आगे समय गुजरता जाता है, केंद्रीय भाग की ओर आता है। अब अपने सूर्य की बात करें तो यह लगभग मध्य भाग के अंदर स्थित है और जिस दिन हाइड्रोजन की मात्रा संलयन के द्वारा 10% से भी कम रह जाएगी, हीलियम की मात्रा बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो उस दिन क्या होगा कि इसके अंदर अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। उस विस्फोट से क्या है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर इस तारे की चमक है वो फैल जाएगी। तो वैज्ञानिक लगातार क्या है, माइक्रोस्कोप के माध्यम से ऊपर देखते रहते हैं, टेलीस्कोप के माध्यम से। तो टेलीस्कोपों से जब बहुत बड़ा प्रकाश चमकता है तो उनको पता चल जाता है कि अब कोई तारा है वो समाप्ति की ओर है, समाप्त होने वाला है। तो अपना सूर्य है, इसकी भी क्या है, बड़ी मात्रा में उस दिन प्रकाश है वो बाहर निकलेगा। उस अवस्था को सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली जो अवस्था होगी वो सुपरनोवा की अवस्था होगी, जिसमें इसका प्रकाश है वो बहुत बड़ी मात्रा में फैलेगा, हाइड्रोजन का विस्फोट हो जाएगा और बड़ी मात्रा में प्रकाश फैलेगा। और उसके बाद है वो इसकी चमक है वो लगभग समाप्त है। कोई भी तारा है जब वो समाप्ति की ओर होता है, उसमें विस्फोट हो जाता है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तो उसे लाल रक्त दानव के नाम से जाना जाता है। लाल रक्त यानी कि बड़ा स्वरूप धारण कर लेता है। उस टाइम में जब हाइड्रोजन में विस्फोट होता है तो इसका प्रसार हो जाता है, एक बार के लिए तारा बड़ा हो जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे फिर यह सिकुड़ना शुरू हो जाता है और न्यूट्रॉन तारे का रूप है वो धारण करता है। अपने भारत के एक महान विद्वान और खगोलविद थे चंद्रशेखर, जिन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने बताया था कि कोई भी तारा जब समाप्त होता है तो दो प्रकार की अवस्थाएं होती है। एक, अगर वो तारा सूर्य से बड़ा है, दूसरा अगर वो तारा सूर्य से छोटा है तो वो किन अलग अलग रूपों में बदलेगा, उसके बारे में इन्होंने बताया था। चंद्रशेखर ने बताया था कि अगर कोई तारा है वो सूर्य से बड़ा है या छोटा है, यानी अगर सूर्य से 1.44 गुना छोटा है तो वह श्वेत वमन तारे के रूप में समाप्त होगा। अगर कोई भी तारा सूर्य से 1.44 गुना छोटा है तो श्वेत वमन तारे के रूप में वह समाप्त हो जाएगा। और अगर कोई तारा अपने सूर्य से 1.44 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाला है तो वह आगे न्यूट्रॉन या फिर कृष्ण छिद्र में बदल जाएगा। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल में बदल जाएगा। ब्लैक होल क्या होता है कि ब्लैक होल जब तारा बन जाता है तो वो आकाश गंगा के केंद्रीय भाग के अंदर आ जाता है। आकाश गंगा के केंद्रीय भाग के अंदर आ जाता है और इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। यह वैसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। वैज्ञानिक केवल अंदाजा लगाते हैं कि जब किन्हीं तारों का प्रकाश इसकी ओर आता है तो उसको यह अवशोषित कर लेता है, यानी यह प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता। यह ब्लैक होल है
वो केवल प्रकाश के अवशोषण का कार्य है वो करता है। ब्लैक होल है जिसे कृष्ण छिद्र के नाम से भी जाना जाता है, तो यह क्या करता है कि इसकी पावर, ग्रेविटी फोर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और पास आने वाले तारों को यह निगल जाता है। तो धीरे धीरे जो भी तारा आगे इन अवस्थाओं से, न्यूट्रॉन या श्वेत वामन है या लाल रक्त दानव के बाद की अवस्था में गुजरता है, तो इस केंद्रीय भाग की ओर आता है और ब्लैक होल के अंदर ही आकर मिल जाता है, होल के अंदर आकर मिल जाता है। अब इसी प्रकार है वो विद्वानों ने बताया है कि लगातार तारे बन भी रहे हैं और तारे समाप्त भी हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे तारे बन जाएंगे और सारे तारों की समाप्ति हो जाएगी, तो सारा कुछ है वो ब्लैक होल के अंदर आ जाएगा और यह फिर दोबारा सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। और जैसा हमने बिग बैंग सिद्धांत में पढ़ा था कि पहले एकाकी गोलक या छोटा गोलक या फिर एकाकी परमाणु था, इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और धीरे धीरे अपना ब्रह्मांड बना था, यानी कि इसका फैलाव हुआ। अब जब तक इसका फैलाव हो रहा है वो प्रक्रिया चलती रहेगी, जिस दिन फैलाव की प्रक्रिया रुक जाएगी उसी दिन यह धीरे धीरे वापस इसी केंद्र की ओर आएगा। और उसका उदाहरण अपने को देखने को मिलता है कि आकाश गंगा में जो भी तारा जब समाप्त होता है तो केंद्रीय भाग में आ जाता है, ब्लैक होल के अंदर समाप्त होता है और धीरे धीरे सभी आकाश गंगाओं के अंदर ये ब्लैक होल बन जाएंगे और बाद में सारे ब्लैक होल वापस मिल जाएंगे और फिर ये आपस में सिकुड़ने के पश्चात दोबारा छोटे गोलक के अंदर चले जाएंगे। हमने बिग बैंग सिद्धांत के अंदर ये प्रक्रिया पढ़ी थी। अगर आपने हमारी ये वीडियो बिग बैंग सिद्धांत नहीं देखी है तो ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत है वो जरूर देखें। तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या है कि कोई भी तारा है वो बनता है और हाइड्रोजन और हीलियम का बड़ा योगदान होता है। हाइड्रोजन के कारण ही उस तारे का अस्तित्व होता है। जिस दिन हाइड्रोजन की मात्रा समाप्त हो जाती है तो वह तारा भी समाप्त हो जाता है। तो यह अपनी वीडियो थी तारों की उत्पत्ति और विनाश। अगली वीडियो के माध्यम से दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।